ठीक। डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है 2.0, उसमें जो फुल सिलेबस के आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं अब, और L2 जो साइंस मैथ, उसमें जो आज जो पेपर हुआ था साइंस का, उसके हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो साइंस वाले पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के, देखो 81 से स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, और आपसे पूछा है सही कथन। आपसे क्या पूछा है? सही कथन पूछा है। पहला है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होता है। होता है या नहीं होता है? होता है भाई, सही कथन है। दूसरा है, कोशिका में जल और गैसों का आवागमन विसरण और प्राशरण के माध्यम से होता है। सही बात है, विसरण और प्राशन के माध्यम से क्या है, जल और गैसों का क्या होता है, आवागमन होता है। यह भी सही बात है। तीसरी है, प्राशन द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित और मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती है। तो ये मृत में नहीं होती है, जीवित में ही होती है। तो ये ध्यान रखना, ये गलत बात है। जल ग्रहण की प्रक्रिया नहीं होती है उसमें, मृत में। तो क्या है, एक और दो, एक और दो कौन से कथन में है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी में ये राइट है। अगला देखिए, पेरेंकाइमा के संदर्भ में आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखो क्या है, यह है उत्तक भोजन का भंडारण करते हैं। आपसे क्या पूछा है? क्या सही नहीं है, मतलब कि आपसे पूछा है गलत कथन पूछा है। क्या पूछा है? गलत। तो क्या है, ये ऊर्जा का भंडारण करते हैं? करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं भाई, ऊर्जा का भंडारण करते हैं। दूसरा है, कैलोरेनकाइमा उत्तक पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करते हैं। नहीं करते हैं, उत्प्लावन बल प्रदान नहीं करते हैं। दूसरा है, एरेनकाइमा उत्तक प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह भी नहीं बात। तो कौन से कथन गलत हैं? दूसरा और तीसरा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में ये राइट आंसर है। अगला देखिए, पेशियां के पेशियों है ना, पेशियों के धीरे धीरे दुर्लभ होने तथा क्रिस्टलियन के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? भाई कौन ऐसी, मतलब कि कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, आपको पता होना चाहिए। ये प्रक्रिया होती है कि जब बुढ़ापा आता ना, तब होता है। तो क्या है, जरा दृष्टि दोष है, जरा दूरदृष्टि दोष है, जरा दूरदृष्टि दोष है। क्या है उसमें, क्या है, जो पक्षमाभी पेशियां होती हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, और वो क्रिस्टलीय जो होती है वो लचीलापन हो जाता है, जिसके कारण क्या है, उसको दिखने में कमी आ जाती है, दृष्टि दोष हो जाता है। तो कौन सा होता है? जरा दृष्टि दोष। अगला देखिए, अगला, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो कौन से कथनों पर विचार करना है। तो देखो, यह है उपापचयी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एल्कोहल एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है। आपसे पूछा है सत्य कथन, सही बात है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होता है। यह भी सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली होता है, उस पर वो ये कार्य करता है, मतलब कि संपन्न होता है। तो सत्य कथन कौन सा है? पहला और दूसरा दोनों है, दोनों सही है। ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपको 85 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। नहीं, आपसे सबसे पहले ये देखना है कि गलत कथन आप पढ़ते ही चूज कर लो, मतलब कि आपसे पूछा है गलत कथन, गलत कथन पूछा है। तो देखो, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स तीनों संगठित पदार्थ मिलकर रक्त का लगभग 80% भाग बनाते हैं। बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, इससे ज़्यादा बनाते हैं। एरिथ्रोसाइट, या जो जिसे बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, 100% बनाते हैं। अन्य सभी कोशिकाओं की संख्या में अधिक होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, आरबीसी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती हैं, सही कहा जाता है। लिम्फोसाइट्स में केवल बी प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं? नहीं होती हैं, और भी होती हैं। तो क्या कौन से कथन गलत हैं? एक और दो, एक और तीन। दूसरा तो सही है, दूसरा कथन क्या है, सही है। एक गलत है और
3 गलत है। तो कौन सा है, 1 और 3, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अरेखित पेशियां हैं? अरेखित पेशियां कौन सी है, आपको पता होनी चाहिए कौन सी होती है। हृदय पेशियां होती हैं, वो रेखित होती हैं। अतरंग पेशियां होती हैं, वो अरेखित होती हैं। कौन सी होती हैं, अरेखित होती हैं। ये भी क्या होती हैं, रेखिक होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अधिवृक्क ग्रंथि, नोर एपिनेफ्रिन, अग्नाशय, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन। अब कौन सा हार्मोन ये स्रावित करती हैं, और आपसे पूछा है सुमेलित कौन से हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से सम्मिलित हैं। ये भी सुमेलित हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, नोर एपिनेफ्रिन और अग्नाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं होते हैं, है ना, ये स्रावित नहीं। तो पीयूष ग्रंथि वृद्धि है। तो क्या है, 1 और 3, ओनली 1 और 3। तो क्या ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और उनको पूर्ण विकास के क्रम में व्यवस्थित करना है। भाई किस प्रकार से इनका विकास का चरण होता है, आपको ये चूज करना है। तो देखो, अंडोत्सर्जन चरण, पुटक चरण, आर्तव चक्कर का चरण और पीत प्रावस्था, ये आपको दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आर्तव चक्कर का चरण होगा 1 नंबर पर, 2 नंबर पर क्या होगा, पुटक चरण का, और 3 नंबर पर क्या होगा, पीत प्रावस्था, ये 3 नंबर पर आ जाएगा। और 4 नंबर पर आपका क्या रहेगा, 4 नंबर पर आपका क्या रहेगा, ये रहेगा आपका 3 नंबर पर, और ये रहेगा 4 नंबर पर। ये लास्ट में पित्त प्रावस्था सबसे लास्ट में रहती है। अंडोत्सर्जन 3 नंबर पर, क्या है सबसे पहले 1 नंबर पर ये, 2 पर इसका होता है व्यवस्थित क्रम, 3 पर इस प्रकार से, और चौथा ये करेगा। तो क्या रहेगा, आपका आ जाएगा 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1 और 4। ऑप्शन कौन सा है, 1 नंबर। इस प्रकार का क्या है इनका आर्तव चक्कर, पूर्ण विकास क्रम, इस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार से इनका विकास होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है? कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता? देखो, कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है या नहीं होता है? विटामिन डी होता है, विटामिन सी नहीं होता है। तो आपको पता है विटामिन सी तो क्या, खट्टे फलों होते हैं उसमें पाया जाता है, और प्रोटीन होता है, और आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रोटीन इसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय प्रकार का चक्कर नहीं है? गैसीय प्रकार का चक्कर, ऑक्सीजन चक्कर है, गैसीय है या नहीं है? फास्फोरस चक्कर, फास्फोरस गैस में थोड़ा रहता है, ये तो क्या ठोस के रूप में है। नाइट्रोजन चक्कर गैस में, कार्बन चक्कर भी क्या है, गैस में। तो बाकी तीनों चक्कर क्या गैस में एक है, ये गैसीय चक्कर नहीं है, आपसे यही पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के अणु निम्नलिखित में से किसके कारण नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं? केमिस्ट्री का प्रश्न है भाई, किसके कारण क्या होते हैं वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। या तो आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं राइजोबियम, उसके द्वारा ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। आप देख लो ऑप्शन कौन सा है, उन पौधों के द्वारा, वृद्धि द्वारा, जिन्हें खेत में अनाज फसलों के लिए उपयोग में लाते हैं, इसके द्वारा थोड़ी होता है। नाइट्रोजन यौगिक बनाने वाले किसी उद्योग के द्वारा, यह भी नहीं है। मृदा में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु की जैविक प्रक्रिया द्वारा ये इसमें बदलते हैं। जो राइजोबियम जीवाणु है ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलते हैं। और नाइट्रोजन यौगिक बनाने वाले किसी उद्योग के द्वारा, ये भी नहीं है। तो ये तो ऑप्शन इसका सी है। गलत क्यों? रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं भाई, रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके साथ क्या होते हैं? निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहा है, नहीं होता। पदार्थ के रासायनिक गुणों
में परिवर्तन, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण और उपयुक्त छवि। अब देखा निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन, देखो एंथैल्पी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है कि ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है, ऊष्माशोषी है, तो उसके कारण क्या उसकी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। एंथैल्पी एक प्रकार की ऊर्जा है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, देख लेना, दूध से दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन है। तो क्या है, दोनों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया, दूध का अलग होता है और दही का अलग होता है। और नए प्रकार का पदार्थ का निर्माण, ये भी सही बात है, होता है, नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। और तो ऑप्शन डी इसका राइट है, सभी इसके सही हैं। अगला देखिए, अगला है कुछ दिनों बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, इसका क्या कारण है भाई? आपसे पूछा कारण है, यह आपको पता होना चाहिए किसके कारण होता है, हरी क्यों हो जाती है, हरे रंग की परत आ जाती है, संक्षारण हो जाता है उस पर, अपचयन, अपक्षरण, अपगठन नहीं होता है, अपगठन तो टूटना है, अपक्षरण भी टूटना है, अपचयन भी नहीं हो रहा है, क्या उस पर वो जंग लगने वाली प्रक्रिया पड़ी है, वही तो है, जंग लगना ही तो है, वो एक प्रकार का क्या पित्तल और कांस्य पर क्या हरे रंग का हो जाता है वो, तो ये संक्षारण हो जाता है। अगला देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने के लिए किस प्रकार में सहायता करता है? पेप्सिन जो हार्मोन है वो किस प्रकार से सहायता करता है, आपसे ये पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है, ये सही बात है, सुविधाजनक बनाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें समान है, वो आपसे पूछा गया है, आपसे पता होना चाहिए इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, आप निकालोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या देखो, 14 में से 6 कम किए कितना आया, 8, इसमें कितना आया, 15 में से 7, 8 न्यूट्रॉन, 16 में से 8, 8 न्यूट्रॉन, इस प्रकार से। तो क्या है, कार्बन C14 और ये है नाइट्रोजन 7, 15, इसका ये है, इसका ये है कार्बन का, इसका ऑक्सीजन का ये है, ऑक्सीजन 8, 16, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या तीनों में 8, 8 है बी में। अब इसमें देखो, इसमें 6 आता है, इसमें 7, इसमें 10, तो क्या है, ये तो नहीं होता है, इसमें भी 6, इसमें 7, इसमें 8, ये भी नहीं है, सब न्यूट्रॉनिक नहीं है, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें समान है, क्या है, इसमें से परमाणु क्रम ऊपर वाला जो द्रव्यमान है वो इसमें से घटा दिया जाता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाती है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला देखिए, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की भाई? नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की, ये आपको पता होना चाहिए। जेम्स चैडविक ने किसने की? ये नहीं है, बोहर ने भी नहीं की, रदरफोर्ड ने भी, थॉमसन ने भी नहीं की। आपने पढ़ा है, रदरफोर्ड का नियम पढ़ा था ना, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो कणों की बौछार करवाई थी, एक कौन सा था, सोने का पतली परत थी उस पर, और उसमें से एक परमाणु वो रेज वापस लौटकर उसी तरफ आ गई, तो क्या है, वो धनावेशित होने की खोज किसने की? रदरफोर्ड नहीं है, ये रदरफोर्ड है, क्या है, रदरफोर्ड ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है, रदरफोर्ड ने ये की थी। अगला देखिए, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप देखो, जिसमें कार्बन परमाणु निश्चित बंध कोण पर बनाते हैं, सही बात है, निश्चित बंध बनेंगे तभी अपरूप बनेंगे। जिनमें कार्बन परमाणु निश्चित ज्यामिति, उनकी ज्यामितीय संरचना होगी निश्चित, जिसमें कार्बन परमाणु निश्चित व्यवस्था में होंगे, निश्चित व्यवस्था में भी होंगे, तभी तो क्या है, वो क्रिस्टलीय अपरूप होंगे। आपने हीरे का भी, ग्रेफाइट का भी, ये है फ्लोरीन 1660 का भी, तीनों उदाहरण है, उसमें क्या है, कार्बन निश्चित बंध एक कोण पर बंधे होते हैं और उसकी ज्यामिति भी निश्चित होती है, और वो क्या है, परमाणु भी क्या है, एक फिक्स जगह पर होता है। तो क्या है, इसके उपयोग सभी इसके ऑप्शन सही है। अगला देखिए, किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है? ये देखना आपको पता होना चाहिए। द्विबंध जब आपने पढ़ा है एथीन
एथीन का सूत्र पढ़ा है नॉर्मली, क्या है? CnH2n। CnH2n मतलब कि यहाँ पे अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो H का मान कितना है? 2। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 2 है तो H का मान 4 है। इनके मध्य द्विबंध पाया जाता है। कार्बन का द्विबंध है, द्विबंध को क्या बोलते हैं? ईन लग जाता है ना, एथीन मेथीन प्रोपीन ऐसे। तो क्या देखो डबल होना चाहिए। 4 का 10 नहीं हो रहा है, 5 का 8 नहीं हो रहा है, 5 का 10 इसमें है, सीधी सी बात है डबल होना चाहिए। n का मान क्या है? दुगुना। n बराबर 1 रह रहे हो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तब हो जाएगा 5 का 10। तो क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, दिए गए तत्वों में न्यूनतम विद्युत ऋणी तत्व की पहचान कीजिए। ऐसा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणता सबसे कम है। तो आपको पहचाननी है सबसे कम किसकी है? प्लेटिनम, सीजियम, सोना, चांदी। तो आपको पता होना चाहिए किसकी होती है? सीजियम की होती है। किसकी होती है? सीजियम की होती है विद्युत ऋणता सबसे कम। BCG वैक्सीन किसके प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? आपको पता हो जाए किसके लिए दिया जाता है? तपेदिक, इसके लिए दिया जाता है, पीलिया के लिए नहीं, हेपेटाइटिस के लिए भी नहीं है, और मलेरिया के लिए अलग वैक्सीन है। तो ये क्या BCG का टीका तपेदिक के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक 5 kg की वस्तु पर 2 परस्पर लंबवत संगामी बल F1 व F2 बल कार्यरत। अब देखो एक वस्तु है 5 kg की और उस पर 2 बल कार्यरत हैं। एक बल है F1 लंबवत, इसके F2 क्या है? दोनों लंबवत हैं। अब कह रहा है कि वस्तु का त्वरण बताइए। देखो F1 कितना है? 4 न्यूटन। F2 कितना है? 3 न्यूटन। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम इसका क्या ज्ञात करेंगे? F नेट। F नेट कैसे ज्ञात करोगे? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों लंबवत है ना। तो थीटा का मान 90 डिग्री है, तो साइन थीटा आ जाएगा 2F1 F2, कोस ऑफ थीटा कोस 90 का मान 0 होता है। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 25, जोड़ोगे तो कितना? ये आ जाएगा 5। F नेट कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन। तो कितना F बराबर आप जानते हो MA होता है। ये कितना है? 5। M भी कितना, M कितना है? 5 है। A का मान आपसे पूछा गया है, त्वरण तो पूछा है आपसे, क्या है? त्वरण तो पूछा है। तो A कितना आ जाएगा? 5/5 बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। देखो बल है, बलों का क्या है? अलग अलग दे दिया। एक दिशा में भी दे सकता है दोनों बल, विपरीत दिशा में दे सकता है। अगर विपरीत दिशा में दे दिया तो दोनों का अंतर, एक दिशा में आ गया तो क्या हो गया? दोनों को जोड़ दो। अगर लंबवत है तो अपन इस प्रकार से F नेट मतलब कि क्या है? उसका तुल्य बल ज्ञात कर लेते हैं, उस पर कार्यरत कुल बल कितना है। तो 5 न्यूटन आया। F बराबर MA हम जानते हैं। F नेट कितना था? F नेट था 5 न्यूटन और M कितना है? 5। M भी कितना है? 5। A का मान आपसे पूछा गया है। A का मान क्या है? 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। थोड़े फिजिक्स के हार्ड पढ़ते हैं प्रश्न, तो इन प्रश्नों को क्या है अपन ध्यान से देखो, ध्यान से करो। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। भाई पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिसे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है। भाई क्या है कि पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित करता है, वह बल कह रहा है कि उस बल के बराबर हो सकता है या छोटा है बड़ा है, ये पूछा गया आपसे। तो दोनों बल क्या होते हैं? वो बराबर होते हैं। भाई ये आपका क्या है? मून है, चंद्रमा है, और ये आपकी अर्थ है, पृथ्वी है। अब क्या है? दोनों के बीच क्या है लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अर्थ मून को जितने बल से आकर्षित करेगी, मून भी क्या है? पृथ्वी को उतने बल से आकर्षित करेगा। अगर दोनों में अंतर भी हो गया तो क्या है? वो बल संतुलन में रहेगा, या तो क्या है? चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ जाएगा या पृथ्वी चंद्रमा के नजदीक चली जाएगी। ये तो हो नहीं सकता। तो क्या है? ये दोनों बल बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 हैं
उनको समान ऊंचाई से छोड़े जाने पर वे पृथ्वी की सतह पर T1 व T2 समय में पहुंचते हैं। तब समय पूछा है, दोनों का समय क्या होगा। भाई दो हैं, एक है आपका M1 द्रव्यमान का पिंड है, एक है M2 द्रव्यमान का पिंड है, और वो समान ऊंचाई से h से छोड़े गए हैं, समान ऊंचाई h से छोड़े गए, और पृथ्वी स्थल पर वो एक तो पहुंचता है T1 समय में, एक पहुंचता है T2 समय में। आपको पता होना चाहिए T बराबर क्या ज्ञात करोगे, तो करोगे 2h/g। समय इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। तो कहीं पर भी इसमें देखो h क्या है, दोनों के लिए समान है, h क्या है, दोनों के लिए समान है, m अलग अलग है, द्रव्यमान अलग अलग है, तो द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों समान समय में पहुंचते हैं, समान समय में दोनों पहुंचते हैं। तो क्या है, ऑप्शन डी है, मतलब कि कहने का मतलब T1 बराबर T2, क्योंकि g का मान दोनों के लिए समान रहेगा, h का मान दोनों क्या है, समान ऊंचाई से हैं, यह है ना, समान ऊंचाई से हैं, तो ये भी समान है, तो क्या है T1 बराबर T2। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन क्या है आपको कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है, तो आपको इस चीज का ध्यान में रखना है कि प्रश्न में अगला क्या पूछ रहा है, किस प्रकार से हम करते हैं, कौन से सूत्र लगेंगे, ये आपको पता होने चाहिए, तभी क्या है ये क्वेश्चन कर पाओगे। और अगला प्रश्न देखिए हम, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन, गलत कथन आपको चुनना है, गलत कथन आपको चुनना। अब देखो, न्यूटन का तृतीय नियम संवेग संरक्षण पर आधारित है या नहीं, संवेग संरक्षण का नियम का पालन करता है या नहीं करता, करता है भाई, ये बात सही है। दूसरा, नाव का चलना क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, भाई क्रिया करेंगे जब वो पतवार वो पानी को पीछे की तरफ ढकेलेगा तभी तो नाव आगे की तरफ बढ़ेगी, तो वो क्रिया कर रहा है तभी तो वो प्रतिक्रिया पानी के द्वारा उस पर वापस नाव पर बल लग रहा है, जिसके कारण क्या है नाव आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये भी क्या है सही बात है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। तीसरा है 10 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का कृत्रिम पर आधारित है, ये क्या है, थोड़ा सा ऑप्शन ऐसा अटपटा सा है, और जड़त्व का माप द्रव्यमान से, ये बात सही है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इसका गलत है, आपसे यही है, ऑप्शन सी इसका गलत कथन है। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन नहीं है, मतलब कि आपसे ये पूछा गया है सत्य कथन, आपसे पूछा गया है सत्य कथन क्या है। पहला, वेग समय ग्राफ की प्रवणता, देखो वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है, इधर वेग है इधर समय है, और इसकी प्रवणता आपको पता है v/t, डेल v/डेल t क्या होता है, ये त्वरण होता है ना, तो त्वरण या मंदन को व्यक्त करता है, सही बात है, सत्य कथन पूछा गया। दूसरा है दूरी समय ग्राफ, ये क्या है, दूरी समय ग्राफ की प्रवणता चाल को व्यक्त करती है, देखो दूरी समय ग्राफ भी कर लेते हैं, इधर दूरी है इधर समय है, और ये इसकी प्रवणता इस प्रकार से करेंगे तो दूरी बटा समय के रूप में आएगी, वो आपको पता है दूरी बटा समय क्या होता है, दूरी बटा समय चाल होती है, क्या होती है, चाल है, तो क्या चाल को व्यक्त कर रही है ना, ये भी बात सही है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन, देखो वेग समय ग्राफ जब इसका हम क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो किसको व्यक्त करेगा, वो करेगा विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को, किसको, विस्थापन को व्यक्त करेगा, ये भी बात सही है। तो तीनों कथन सही हैं, तीनों कथन सही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है, देखो एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है आपको पता होना चाहिए, एमीटर का होता है 0, आदर्श एमीटर होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है, ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जाता है 0 होता है एमीटर का। अगर आपसे पूछा गया है वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर का होता है अनंत, वोल्ट मीटर का कितना होता है, अनंत होता है, तो ऑप्शन क्या उसका में बी सही है, 106 में क्या है, बी
निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। अब देखो विद्युत शक्ति का मात्रक, अपन को पता है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, P बराबर कैसे लिखते हैं, W/T। W का क्या होता है, जूल बटे समय। जूल बटे समय को तो वाट बोलते हैं। और एक होता है अश्व शक्ति, क्या होता है, HP। आपको पता है एक HP कितना होता है, 746 वाट। 746 वाट, मतलब ये भी शक्ति है। तो बच क्या कौन सा है, किलोवाट घंटा। ये किलोवाट घंटा विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं होता, तो क्या होता है, ये ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है 1 किलोवाट घंटा। KWH के रूप में लिख दो, KWH। ये क्या है, किलोवाट घंटा है। और ये किसके बराबर होता है, आप इसको से निकाल सकते हो, जूल में परिवर्तित कर सकते हो, कितना गएगा, 36.10 जूल। तो क्या है, जूल आ गया ना, ये ऊर्जा है। क्या ये ऊर्जा का है। तो या इसको यूनिट वो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यूनिट। यूनिट ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा है उसका कितना उपभोग हुआ, हमारे घरों में जो भी रीडिंग आती है वो यूनिट के रूप में आती है, मतलब KWH, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। देख लेना आराम से, बहुत परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये, क्योंकि आपको दिखेगा कि ये तो वाट है, इधर भी वाट है, इधर भी वाट है। HP आपको पता है अश्व शक्ति क्या, हॉर्स पावर HP बोलते हैं, ये भी क्या है, 746 वाट के बराबर है। हाँ तो ठीक है, फिर ये जूल बटे सेकंड है। जूल तो क्या है, वही ऊर्जा का होता है। लेकिन P बराबर W/T होता है, ये लिखते हैं हम। तो W आपको पता है क्या है, ऊर्जा है, ये जूल, और T समय, तो क्या है, जूल बट्टा सेकंड हो जाता है। तो ऑप्शन क्या है इसका, सी राइट आंसर। आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से ये प्रश्न बनाए जाते हैं। अगला देखिए, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। अब आपको पता होना चाहिए रॉकेट की गति पर कौन सा नियम लगता है, संरक्षण है। संरक्षण सिद्धांत पूछा है, नियम नहीं पूछा आपने, नहीं तो बोल दे तो सर ये तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगने लगता है, कौन सा लगता है, कोणीय संवेग संरक्षण नहीं लगता है। तो कौन सा लगता है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम उस पर लागू होता है। ऊर्जा संरक्षण का भी लागू होता है, कौन सा होता है, रेखीय संवेग संरक्षण नियम का वो पालन करता है। अगला देखिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। देखो गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में प्रश्न आ गया। सौर निकाय के बाहर लागू नहीं होता है। दूसरा है, केवल उपग्रह की गति संचालन में काम आता है। तीसरा, ग्रह व उपग्रह की घूर्णन गति को नियंत्रित करता है। चौथा, अणुओं में इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति को नियंत्रित करता है। भाई कौन सा है, तो इसका बेस्ट आंसर देखो, को जरूरी है उपग्रह की गति के संचालन में काम आता है। केवल, ये केवल नहीं होता है ना, केवल थोड़ा होता है। ग्रह उपग्रह की घूर्णन गति को नियंत्रित करता है, अभिकेंद्रीय बल वो लगते हैं वहां पर। और अणुओं में इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति, वो भी क्या है, अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल घूर्णन के लिए तो वही काम में आती हैं, अभिकेंद्रीय बल। तो कौन सा है, ये सौर निकाय के बाहर लागू नहीं होता है। पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी पर सभी जगह लागू होता है, लेकिन सौर निकाय के बाहर ये लागू नहीं होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, घूर्णन गति को भी नियंत्रित नहीं करता है। अगला देखिए, अगला है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर क्या होता है, फट जाता है। जैसे ही वो ऊपर जाएगा, हाइड्रोजन का भरा गुब्बारा है, क्यों फट जाता है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो जो वायु दाब होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण अंदर का दाब क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। हाइड्रोजन के कारण उसमें क्या है, गुब्बारे में गैस भरी होती है, गैस के कारण अंदर का तो वायु दाब ज़्यादा, बाहर का हो जाता है कम, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, फट जाता है। तो क्या है, वायु दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो इस प्रकार आपके ये प्रश्न थे, ये मैथ के हो गए। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे, और जो भी डाउट्स होंगे हम आगे भी आपको करवाते रहेंगे। धन्यवाद सभी को। बात करते हैं मैथ्स के प्रश्नों को लेकर। तो हमारा सबसे पहला 111वां प्रश्न क्या है, सुरेश 1250 रुपए का लाभ कमाता है,
यदि वह एक निश्चित संख्या में फेस मार्क्स को ₹2.5 प्रति मार्क्स की कीमत पर बेचता है। यानी अगर मान लो n मार्क्स उसके पास होते, तो n मार्क्स में अगर प्रत्येक को 2.5 के हिसाब से बेचेगा तो कुल सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा, उसमें से ये उसका प्रॉफिट है, तो क्रय मूल्य निकल के आएगा। पर आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, यदि और उसे ₹150 की हानि होती यदि वह समान संख्या में ₹2.25 प्रति फेस मार्क्स के हिसाब से बेचता, और अगर इस हिसाब से बेचता तो कुल सेलिंग प्राइस हमारा ये होता। तो यहां पर लॉस इतने का है तो क्रय मूल्य जुड़ने के बाद आएगा। पर मुझसे क्या पूछा, नंबर ऑफ फेस मार्क्स कितना है, तो डायरेक्ट लॉजिक सीखो। तो देखो यहां पर आपको 1250 का प्रॉफिट हो रहा है, यहां लॉस हो रहा है, दोनों के बीच का गैप कितना है, तो आप बोलोगे सर 1400। क्या आ गया, 1400। 1400 का गैप कब आएगा, जब आपने अपने प्राइस को 2.5 से कितना कर दिया बेटा, 2.5 से अगर आपने 2.25 कर दिया तो 25 पैसे का फर्क आएगा। तो 0.25 का भाग लगा दो, तो यहां पर n का मान निकालेंगे, तो यहां पर n का मान हो जाएगा 1400, और 0.25 का मतलब 1/4 होता है, तो 4 ऊपर चला गया, तो 14 चौक 5600 आ गया इसका आंसर। तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 64% मतदाताओं ने मत डाले, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 12,288 मत मिले, जो कि कुल वैध का 64% है। तो नामांकित कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो नामांकित मतों की संख्या अगर मैं बोलूं तो x मान लो। सबसे पहले जो टोटल मत x है उसमें से 64% ने मत डाले, तो 64% हमारे पास ये आ गया। अब इसमें से भी आप देखोगे 4% अवैध हो गए, तो उसका 96% वैध हो गए। ये टोटल थे नामांकित, इसमें से 64 ने डाले तो 64% लिख दिया, उसमें से भी 4% अवैध थे तो 96 हो गए। और यहां का भी वैध का भी कितना, 64% आपने डाले, जिसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 12,288 के बराबर हो गया। करेक्ट। तो यहां से x का मान निकालना है, तो 12,288 डिवाइडेड बाय अगर मैं बोलूं तो 64 नीचे, 96 नीचे, और फिर 64 नीचे, और गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100। करेक्ट, ये हमारे पास हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से काटा 25/16, 4 से काटा 25/24, और 4 से काटा तो 25/16। करेक्ट। अब इसको काट लो, वैल्यू जो बचेगी वो आंसर होगा। बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, ये नंबर इसको तो काटेगा नहीं, इसको काटेगा। अब इन दोनों में से अगर देखोगे, देखो 25 का मल्टीपल है, तो आंसर इन दोनों में हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। करेक्ट, तो आंसर इन दोनों में होगा। और आगे थोड़ा सोचो कि कुछ नंबर मिल जाए तो बढ़िया है। 16 से काटा, 16 सत्ते 112, 10 बचेगा 108 हो जाएगा। 16 चिक 96, ठीक है, बचेगा 16 चिक 96, ठीक है। वापस सुनना, ये हो गया 16 सत्ते 112, कितना बचा, 112 का 10 बचेगा, 108 हो गया। 16 चिक 96, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं काटू उसको, देखो बहुत आसानी से ध्यान रखना, 16 सत्ते 112 है, 112 का मतलब कितना बचेगा बेटा, 10 बचेगा, 108 हो जाएगा। 16 चिक 96 हमारे पास हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 16 8 128 हमारे पास हो गया, ठीक है। फिर काट लो 24 से, 24 तिया 72, 24 दूनी 48, ये कट गया 2 बार, तो नंबर 2 से भी कटने वाला होना चाहिए। वैसे 25 का क्यूब 15, 625 होता है, डबल करोगे तो 31,250। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगर ऑप्शन होता एक तो उसको भी हम कर सकते थे। त्रिभुज दे रखा है, दो सर्वांगसम त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर सर्वांगसम है, और सर्वांगसम में लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर दो सर्वांगसम त्रिभुज लिखा हुआ है बेटा आपके पास। और मुझे क्या कहा गया है कि यहाँ पर कोण जो है ए, वो यहाँ कोण पी के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है, 90 डिग्री है, समकोण है दोनों में, और सर्वांगसम है। और सर्वांगसम है, कंडीशन आपको दे दी गई है एबीसी पीक्यूआर। करेक्ट। अब सर्वांगसम का मतलब हो गया उनकी भुजाएं और कोण बराबर होंगे। तो यहां पर BC बराबर अपने को बोला 29 है, तो बेटा ये 29 है, तो ये भी क्या होगी, 29 हो जाएगी। और PR बराबर, PR अपने पास क्या है, PR ये अपने पास क्या है, 21 है, तो ये 21 है, तो ये भी 21 हो जाएगी। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है AB की लंबाई, इसकी लंबाई, तो ट्रिपलेट निकाल लो, 20 21 29 ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। आपका कुछ बच्चों के मन में है कि सर औसत तो सिलेबस में नहीं है। बेटा माध्य तो है ना सिलेबस में, तो माध्य और औसत एक ही चीज है, ठीक है। इसको माध्य भार भी बोल सकता हूं मैं। तो 40 विद्यार्थियों का माध्य भार कितना है, 52 किलोग्राम है, और शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो एक आदमी बढ़ जाएगा, उसकी वजह से सबके भार में 500 ग्राम की वृद्धि होगी। तो 41 लोगों में अगर मैं बोलूं 500 ग्राम की वृद्धि हुई तो 0.5 की, इसका मतलब हो गया 20.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो यहां पर अगर मैं बोलूं शिक्षक का भार, तो टीचर का भार अगर मुझे निकालना है तो ये ध्यान रखना, ऑलरेडी 52 है, 52 में 20 प्लस 20.5 जोड़ देंगे
तो 72.5 हमारे पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, ये बोला 3 वाइन ए बी सी की सांद्रता क्रमशः 10%, 20%, 30% है और उन्हें 2-3 एक्स के रूप में मिलाया जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप 23% सांद्रता वाला घोल प्राप्त होता है। एक्स का मान ज्ञात करो। देखो अगर आपके पास नंबर है 2-3 एक्स, तो मान लो कि ये 2 लीटर मिलाया जिसमें सांद्रता 10% है, ये 3 मिलाया जिसमें सांद्रता 20% है, और ये एक्स मिलाया इसमें सांद्रता 30% है। तीनों का टोटल देखेंगे तो 5+x होगा, है ना, ये होगा, और यहां पर सांद्रता 23% है। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे, अगर दो की सांद्रता 10% है तो टोटल हो जाएगी 20, गुणा कर लो, यहां पर हो जाएगा 3 × 20 यानी 60%। यहां पर आप देखोगे 30+30%, 30% एक्स, करेक्ट, बराबर गुणा करो 23×5 115% प्लस 23x, 23% एक्स, तो इधर माइनस करोगे तो 7% बचेगा। एक्स को घटाओगे, 115 में से कितना गया, 80 गया, तो 35 बचेगा। तो यहाँ एक्स का मान कितना आएगा बेटा, एक्स का मान आएगा कितना, 5। तो यहाँ पर एक्स का मान आएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो रेशो के साथ इस तरह से कर सकते हैं। अब लिखा हुआ यदि a-2b बराबर 8 है और 2ab बराबर 9 है, तो आप इसको जरा देखो, ये कंसेप्ट है हमारे पास x, ये कंसेप्ट है y, x माइनस वाई, ये हो गया अगर x गुणा y, जो कि 2b है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो इन तीनों के बीच में आपको एक रिलेशन निकालना है। तो एक रिलेशन हमारे पास होता है कि अगर मैं इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दूं तो हमारे पास ये बचता है, ये पढ़ा होगा आपने, तो मैं लिख देता हूं आपके सामने, a+2b का होल स्क्वायर अगर आप करोगे और a-2b का होल स्क्वायर करोगे तो देखो क्या बचता है, सुनो। अगर मैं बोलूं इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ये होगा a² प्लस 4b² प्लस 4ab, ये होगा। इसका स्क्वायर क्या आएगा, a² प्लस 4b² माइनस का 4ab, और अगर बैलेंस करना है तो देखो प्लस 8ab करना पड़ेगा। तो यहां क्या कर दो, प्लस 8ab कर दो, ये मुझे तो डायरेक्ट याद था, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा a प्लस मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy हमारा कंसेप्ट होता है। और 4 की अगर मैं बात करूं यहां पर y का मतलब 2b है तो 8ab हो जाएगा। इसका मान अपने को निकालना है, इसका मान अपने को दे रखा है 9, 9 नहीं 8, 8 का स्क्वायर 64 और 8 गुणा 2ab का मान 9 है, कितना है 2ab का मान 9 है, तो अब 2ab का मान 9 है तो ab का मान होगा 9/2, तो होगा 4, तो होगा 64 और 36 हो गया 100, और 100 हो गया तो अपने पास a+2b का होल स्क्वायर अपने पास आएगा बेटा 100, तो a+2b का मान मुझे निकालना है तो आएगा बेटा 10। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है, 69 और 92 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की औसत क्या है। अब बच्चे के मन में फिर आएगा सर औसत तो नहीं है, अभाज्य भी नहीं है बेटा, नंबर सिस्टम है तो सब कुछ है, नंबर सिस्टम है, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में सब आता है, पर आपको 69 से लेकर 92 तक के बीच की अभाज्य संख्या है। तो बताओ 69 के बाद 71 आता है, 73 आता है, 79 आता है, ध्यान रखना 77 नहीं होता है, उसके बाद 79 के बाद 81 नहीं होगा, 83 होगा, 83 के बाद 87 नहीं होगा, 89 हो जाएगा, और उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो ये पांचों संख्याएं हैं, इन पांचों का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो इन सबको जोड़कर आपको क्या करना है बेटा, 5 का भाग लगा देना है, ठीक है, 5 का भाग लगा देना है। 1 और 3 4, ठीक है, 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 3 16, 16 और 9 25 का 5 कैरी 2, 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और 7 9 और 7 16, 16 और 16 24, 16 और 16 32, 32 और 7 39, भाग लगाया 5 7 35, कितना बचेगा 4, 5 नाम 45, तो 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वैसे समांतर श्रेणी वाला कंसेप्ट देखोगे शायद उससे भी निकाल लो। एक त्रिभुज के दो कोणों की माप 3:7 है, दो कोण 3 और 7 है। आगे क्या कह रहा है, यदि इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण की माप के बराबर है, तो इन दोनों का योग कितना है 10, तो तीसरे कोण का माप 10 हो जाएगा। तो सबसे छोटा कोण निकालो, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 3 और 7 10 और 10 20, तो 180 जो है बेटा वो 20 के बराबर है, और आपको 3 का मान निकालना है। तो ये कट गया हमारे पास 9, तो 9 3 27, सबसे छोटा कोण ऑप्शन नंबर ए 27 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, √31 अनंत तक चल रहा हो, तो आपको क्या करना है, प्लस में कभी भी आपके पास ये फॉर्मेट आ जाए, a प्लस रूट में a प्लस रूट में a इंफिनिटी तक, तो इसका मान क्या होता है, रूट में 4a + 1, फिर +1 बाहर होगा अपॉन
ये कंसेप्ट होता है। तो आपको बताओ ए का मान कितना, 31, 31 गुणा 4, 31 गुणा 4 124, तो आएगा 125 प्लस 1/2। 125 को तोड़ा तो 5√5, क्योंकि 25 गुणा 5 होगा ना, तो 5 बाहर आ जाएगा, प्लस 1/2। करेक्ट, ये है क्या ऑप्शन में, देखो एक बार। तो आप बोलोगे सर ये वाला आंसर हमें नजर नहीं आ रहा है। अगर आप बात करें तो यहां पर अपने पास क्या है बेटा, यहां पर आप देखोगे, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इसको, तो यहां पर अपने पास क्या होगा, देखो ये लिखा हुआ 2.5, तो इसको दे रखा है इस तरह से 2.5 √5 प्लस 0.5। तो कौन सा आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। दिखाई देना है, ढूंढना है तो निकलेगा। निम्न में से कौन सा कथन और कौन से कथन सत्य है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बराबर पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो एक सिंपल तरीका बताता हूं, आप हमेशा दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। तो इधर स्क्वायर करोगे लेफ्ट में तो आएगा 11 प्लस 7 प्लस होल स्क्वायर करने पर ये आएगा 2√77, और उधर करेंगे तो क्या आएगा 10 प्लस 8 प्लस 2√80। आपके मन में आ रहा होगा सर ये कर क्यों रहे हो। देखो जो संख्याएं, दो संख्याएं ऐसी हैं, अगर वो छोटी हैं, बड़ी हैं, कैसी भी हैं, अगर वो संख्याओं में, दो संख्याओं में कोई भी छोटी कोई भी बड़ी है, तो उनका स्क्वायर करने पर भी जो छोटी होगी उसका स्क्वायर छोटा होगा और जो बड़ी होगी उसका स्क्वायर बड़ा होगा। कब, वास्तविक संख्याओं में अगर मैं बात करूं, जब नंबर 0 से बड़े हैं, पॉइंटों में नहीं, 0 से बड़े हैं तब के केस में आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देखोगे तो 18 इसके पास भी, 18 इसके पास भी है, पर 2√70 या 2√80 बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, तो पहला वाला सही है। ऐसे दूसरे की बात करो, 17 और 11 जोड़ने पर कितना हो रहा है, 28, 28 आ रहा है, पर आप गुणा करोगे तो देखो यहां से निकलेगा 2√187 और यहां से निकलेगा 2√195। ठीक है, गुणा करने पर देख लो आप सीधा सीधा, तो ये वाला गलत लिखा हुआ है, तो केवल फर्स्ट वाला सही है इसका आंसर। ये बोल रहा है x-2y गुणा 5x प्लस वाई का होल क्यूब में x³ y का गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको खोलो एक बार आप, ये है x-2y, क्या लिखा हुआ है बेटा, 5x प्लस वाई का, तो क्यूब करोगे a³ 125 x³ प्लस y का क्यूब प्लस 3a² 25 या 75 x² y प्लस 3ab 5 या 15 xy। करेक्ट, ये आएगा, समझ में आया यहां तक। उसके बाद आपको क्या बोला, x³ y का गुणांक निकालना है। x³ y, इसको इससे गुणा करूंगा x³ आएगा क्या, नहीं, इसको इससे गुणा करूंगा x³ आएगा, नहीं, इसको इससे गुणा करने पर x³ y आएगा, तो आएगा 75, ये गुणांक आ गया 75, रख लो अपने पास। इसको इससे गुणा करेंगे स्क्वायर में जाएगा, छोड़ो इसको, इसको इसको इससे गुणा करोगे तो बेटा x³ y आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहां पर क्या आ रहा है बेटा, 125, यहां पर देखूंगा 125 गुणा 2 तो आएगा 250। करेक्ट, ये आ गया। उसके बाद इसमें आएगा, नहीं आएगा, इसमें आएगा x² y² आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो यहां पर गुणांक कितना बचा, 175 माइनस का, तो ऑप्शन डी। सॉल्व पूरा नहीं करना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही सॉल्व करना है। किसी घटना के न होने की संभावना 7:4 है, तो अगर 7:4 है इसका मतलब यह है कि जो यहां पर क्या बोला है, घटना के न होने की संभावना 7 है, तो बाकी 4 केस में हो सकती है, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर अन्य घटना क्या है कि होने की संभावना 8:5 है, आपको दिया हुआ है, तो 5 नहीं होगी, 8 हो जाएगी, ये आपको बोलना चाह रहा है। आगे बोला दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, तो दोनों में कम से कम एक घटना की घटित होने की प्रायिकता क्या है, कम से कम एक। तो पहली में घटना घटित हुई तो 4 केस में होगी, /11। करेक्ट, दूसरे में घटना घटित होती है तो 8/13। अब सुनो, पहली घटित हो गई, दूसरी घटित नहीं हुई, तो क्या आएगा 5/13। पहली घटित नहीं हुई, आपको बोल रहा है कि कम से कम एक, तो मान लो पहली घटित हुई, दूसरी घटित नहीं हुई, पहली घटना घटित नहीं हो रही है पर दूसरी हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं तो आप बोलोगे सर हो सकता है दोनों ही घटित हो जाएं, तो बिल्कुल, पहले में 4/11 और दूसरे में 8/13। चलो करो अब इसको, सब में 143 आएगा, नीचे ऊपर आएगा देखो 5 चौक 20, 7 और 2 56, 8 चौक 32 बटे 143, तो जोड़ोगे तो होगा बेटा 8, ये हो गया 5 और 3 8 और 2 10, 108/143, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 160 है, परिमाप 160 है, इसका मतलब प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, समचतुर्भुज का परिमाप आपको बोल रहा है 160, तो 160 अगर परिमाप है तो प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर की होगी, और हम जानते हैं कि इसके दोनों विकर्ण परस्पर क्या करते हैं बेटा, लंब समद्विभाजित करते हैं। अब क्या कह रहा है, इसका विकर्ण क्या है 50, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर मान लेते हैं, अगर ये बेटा 40 है
और एक विकर्ण पूरा 50 है तो ये 25 हो जाएगा, आधा यहां से यहां तक, क्योंकि विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं तो ये 25 हो जाएगा। अब 40 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, यहाँ पर एक कर्ण है तो इसका मान निकालो, ये जो है ना यहां से तक हिस्सा, तो क्या होगा रूट में 40 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, ये होगा इस वाले का मान, और इसको डबल कर देंगे अपन लोग तो इसका मान निकालोगे तो 40 25, तो देखो एक बार पहले कॉमन क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचेगा 8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस 5 का स्क्वायर 25, करेक्ट। तो 5 बाहर आ गया, रूट में 39 रह गया। तो दोनों विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी, 1/2, विकर्णों का देखो एरिया पूछ रहा है, क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो पहला विकर्ण तो हो गया 25 25 50 और दूसरा विकर्णों का 10 रूट 39, तो आ गया 25, तो आएगा 250 रूट 39। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन दे रखा है, इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका वक्र प्रश्न पूछ रहा है। तो बेटा बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच 2425.5, करेक्ट। पाई आर स्क्वायर इसका मान है 346.5। तो सबसे पहले एच का मान निकालो, जब भी दो मान दिए जाए भाग लगा दो, तो ये आ गया अपने पास 2425.5 डिवाइडेड बाय 346.5, करेक्ट। आगे सुनो, पॉइंट हटा दिया। अब देखो ये कितनी बार जा रहा है, 7 बार जाना चाहिए, 7 से गुणा करो, 7 5 35 कैरी 3, 7 6 42 45 का 5 कैरी 4, 7 चौक 28 और 4 32 का 2 कैरी 3, ठीक है 21 और 3 24, तो 7 बार कट गया पूरा पूरा, तो हाइट आ गई 7। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, शंकु का बेलन का वक्र प्रश्न पूछ रहा है, आधार का क्षेत्रफल ये दे रखा है, यहां से त्रिज्या निकाली जाएगी, ठीक है, और मुझसे वक्र प्रश्न पूछा 2πr/h का, तो 2πr/h कुछ लगा रहा हूं मैं आपके सामने, 22/7, आर का मान मुझे नहीं पता, एच का मान 7 है, ये तो कट जाएगा, 22 का मल्टीपल आ रहा है यानी 11 का मल्टीपल, 4 और 2 6, 6 कट जाएगा, 4 और 2 6 8 नहीं कटेगा, ये 11 से नहीं कट रहा, ये 3 और 4 7 ये भी नहीं कट रहा है, 8 और 5 13, यहां पर पहला पहला ऑप्शन है आंसर है इसका। मैंने देखा 11 के मल्टीपल से आर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है। दोनों सिरों पर खुले 1.4 मीटर लंबे मोटे बेलनाकार पाइप के आंतरिक और बाहरी व्यास 60 और 80 है। क्या कह रहा है, दोनों सिरों पर खुला है, आपको दे रखा है कुछ ऐसा बेलन है, ठीक है, इसकी मोटाई आपको दी गई है, करेक्ट, जिसके व्यास दे रखे हैं 60 और 80 यानी 30 और 40 त्रिज्या हो जाएंगी। अब क्या बोल रहा है, अगर मैं बोलूं कि भाई इसको चारों ओर से रंगना है तो ये बाहर भी रंगेगा, अंदर भी रंगेगा और इस हिस्से भी रंगेगा, तो पहले क्या निकालो, संपूर्ण पृष्ठ, तो 2 एक बार कैपिटल आर एक बार स्मॉल आर इंटू एच, ये आ जाएगा अंदर का वक्र पृष्ठ बाहर का वक्र पृष्ठ प्लस 2πr² माइनस आर स्क्वायर। आप बोलोगे ये क्या है, ये है ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा नहीं ऊपर, जब रंगोगे तो मोटाई में इसमें भी तो रंगोगे आप, तो दोनों हिस्से में ऊपर और नीचे, तो ये आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ हमारे पास जाएगा जहां रंगना है, 2 गुणा 22/7 गुणा आर प्लस आर, तो इस एक तो आर होगी 30 एक होगी 40, तो 70 हो जाएगा टोटल, 70, और हाइट कितनी है 1.4, पॉइंट और जीरो कट गया, 7 से 7 गया, तो 24 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 616, तो ये आ गया हमारे पास 2 22/7 गुणा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहां पर आर का मान है 40, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 30, 30 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, देखो जरा ये कितना हो गया बेटा 40, ये हो गया 30, 40 का स्क्वायर माइनस 3 1600 माइनस 900 यानी 700 हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल, ये आ गया 2πr/h हमारे पास आ गया वक्र पृष्ठ, और ये दोनों सिरों का हो गया अपने पास 22 दूनी 4400, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, पाई बाहर का क्षेत्रफल πr² माइनस πr², ठीक है, अभी देखते हैं इसको, और लागत क्या है 110 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, रुपए में आ रही है, वो सेंटीमीटर में है, देखो कितनी सारी गलतियां करी हमने यहां पर, ये तो ठीक है, ये अपने पास 1.4 मीटर लंबा है, ये सेंटीमीटर में है, इसका ध्यान रखना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 गुणा 22/7 गुणा
इन दोनों को जोड़ने पर आया, देखो ये आ गया, जोड़ने पर आया 0.07, 70 सेंटीमीटर होता जोड़ने पर। ठीक है, एच का मान कितना है बेटा, एच का मान अपने पास है 1.4 प्लस 2 गुणा 22/7। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पर वही अभी अपने पास 80 का स्क्वायर आधा यानी 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 40 और 3 70 गुणा 10 700, 700 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। ठीक है, तो यहाँ 700 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया, तो नीचे लिख देता हूँ, प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा यहाँ पर है 70 गुणा 10 और सेंटीमीटर में है तो 2 बार 100 का भाग लगाना पड़ेगा, मीटर में चला जाएगा ये। 7 से कट गया 70, 10 बार, ये 0 कट गई हमारे पास, करेक्ट। तो यहाँ से अब देखो कितना आएगा, 7 से कट गया 0.01, तो 14 दूनी 28, 28 यानी 616, 6.16 प्लस अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 22 दूनी 44, तो 0.44, करेक्ट। तो ये बच गया हमारे पास, 44 और 16 मिलाकर होता 60, तो 6.6 हमारे पास आ गया। यही है 6.6, कॉस्ट निकालनी है तो 6.6 मल्टीप्लाई बाय 110, क्योंकि मीटर स्क्वायर में है कॉस्ट, पॉइंट आया 0 कट गया, और 11 छिंग 66 का 6, तो 726 रुपए इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, एक खोखले अर्धगोलाकार स्टील की कटोरे में 686/3 पाई घन सेंटीमीटर घन इकाई तरल हो सकता है, भारी त्रिज्या 9 है, तो बोला कटोरा तीन कटोरा बनाने के लिए कितना स्टील का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको बोल रहा है क्या है, देखो आयतन आपको दे रखा है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, जिसका मान आपको देगा 686/3 पाई, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, इससे कट गया 343, तो आर का मान आ गया 7, आर का मान 7 है। अब क्या बोल रहा है, यहां पर अंदर की बात कर रहे हैं बेटा, सुनना इस बात को, इसको सुनना जरा ढंग से। स्टील का प्रयोग मुझसे पूछ रहा है, स्टील का कितना प्रयोग किया जाएगा। अब यहां पर अंदर का तो आयतन आपके पास आ गया, बाहर की त्रिज्या अपने पास 9 है, अंदर की त्रिज्या अपने पास 7 है, तो अपन एक क्या है, एक गोले कटोरे का आयतन निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, वही 2/3 पाई आर क्यूब, तो बाहर का क्यूब होगा 9 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, अंदर का क्यूब हो गया। और ऐसे कितने कटोरे बोल रहा है, वो 3, अगर वो 3 नहीं लिखा हुआ तो हो सकता है बाई मिस्टेक इसमें हो, कटोरा 3 बनाने के लिए 2/3 पाई, 7 का क्यूब कितना होता है बेटा 729, 3 का क्यूब 343, माइनस करेंगे तो अपने पास आ गया ये बाहरी त्रिज्या 9 है, अंदर की त्रिज्या 7 है, तो एक बच गया 6, करेक्ट। ये बच गया हमारे पास, कितना बच गया 8, ठीक है, और ये बच गया हमारे पास 3। 6 दूनी 12 का 2, 16 17 का 7, 772/3 पाई, तो ये आंसर है, वो 3 शायद गलती से लिखा हुआ है। ठीक है, त्रिभुज ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र को देखो, कुछ चित्र ऐसा है, ये आपके पास व्यास है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और ये है पी, और ये है ओ, करेक्ट। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है कि ए पी ए बी और पी सी डी वृत्त की 2 छेदक रेखाएं हैं, ये आपको दोनों छेदक रेखाएं दिख रही है। वृत्त बी सी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र ओ है, आपको दे रखा है। यदि कोण पी बी सी बराबर 42 है, कोण पी बी सी ये 42 डिग्री आपको दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कोण बी पी डी, बी पी डी ये 26 है, तो कोण सी ए डी का मान, सी ए डी का मान ज्ञात करो, करेक्ट। अब मैं सुनना मेरी बात, सबसे पहले अगर देखो मैं कुछ कुछ वैल्यूज निकालने जा रहा हूं, मुझे इसका मान निकालना है, सी ए डी का मान, इसका मान निकालना है ना। तो वैसे तो मुझे पता है अगर ये व्यास है तो पूरा समकोण होगा, ये पूरा क्या होगा समकोण। अगर इस समकोण में से ये वाला कोण निकाल दूं, ये वाला कोण निकाल दूं, ये वाला कोण, तो अपने आप ये बच जाएगा। अच्छा ये वाला कोण जो है इन दोनों का मतलब इसके बराबर होगा, करेक्ट। अच्छा इसका मान बताओ कितना होगा, क्या देखो ये पूरा त्रिभुज है, इस पूरे त्रिभुज में ये बहिष्कोण हो गया, तो ये इस कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये होगा 68 डिग्री।
तो ये 68 है, तो बेटा ये भी क्या होगा 68 होगा। और ये पूरा समकोण है, तो 90 में से 68 गया तो कितना बचेगा 22 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम था। ठीक है, यानी पहले 25 का था, अब 29 में बेचा जा रहा है। तो परिवार को अपने चावल की खपत को कितने % कम करना होगा, ये पूछ रहा है। तो पहले 25 से 29 हुआ है, तो अब उल्टा चलो, 29 से कहां चलेंगे अपन, 25 पर। कम कितना करेंगे, 4, किस पर, 29 पर, गुणा 100। तो 400/29, काटने में विश्वास नहीं करता मैं। आगे बोला निकटतम पूर्णांक तक सही, ध्यान रखना। तो 29 का भाग लगाया, 29 से कम 29, कितना बचा, 11, 110 हो गया। 110 जो है 29 या 87 उसे, तो लगभग 14% आएगा, नियर बाय 13 पॉइंट कुछ आएगा, बट निकटतम पूर्णांक तक सही। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 6:7 हो जाता है। तो बेटा 3:5 का अंतर कितना है, 2, 6:7 का अंतर कितना है, 1। मैंने अंतर क्यों बोला, क्योंकि दोनों में समान चेंज हो रहा है, डेट्स वाई। तो यहां पर आप ऊपर 2 अंतर है, नीचे भी 2 कर दो, तो इसको 12:14 कर दो। बताओ यहां कितनी वृद्धि हो गई, 9 की। यहां भी वृद्धि हो गई 9 की, और 9 यूनिट का मान आपको 4 दिया है। तो बेटा 9 यूनिट का मान आपको 4 दे दिया है। तो बताओ 3 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान निकालो पहले, 4/9। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 4 12/9, काट सकते हो 4/3। और 5 यूनिट का मान 5 चौक 20/9, 20/9 है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। इसको 4/3 बोल सकते हैं इसलिए, करेक्ट। अगला है, एक आयताकार खंड का आयतन कितना है, 12,288। इसके आयाम 4, 3 और 2 के अनुपात में है। इसके संपूर्ण पृष्ठ को 2 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर से पॉलिश किया जाए तो पॉलिश करने की कुल लागत कितनी होगी। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, आयतन दे रखा है। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसका मान 12,288 आपको दिया है। तो एक्स क्यूब का मान कितना होगा, 12,288 डिवाइड बाय 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 12, 12 से काटा 12 कम 12, 2 में जाएगा नहीं, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 2 से काटा 512। तो एक्स का मान आ गया 8, करेक्ट करेक्ट। अब मुझे संपूर्ण प्रश्न निकालना है, तो पहले अपन अपना संपूर्ण प्रश्न निकाल रहे हैं रेशियो के साथ, फिर शॉर्ट में करूंगा मैं। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और गुणा 8 का स्क्वायर 64। तो 2 गुणा 12 20 26, 26 गुणा 64 यानी 52 गुणा 64, 52 गुणा 64 करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये होगा 4 दूनी 8, 20 और 12 32 का 2 कैरी 3, 30 और 3 33, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया, नहीं मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। और आपको बोला पॉलिश करनी है, तो 2 पैसे के हिसाब से पॉलिश करनी है। तो यहाँ पर 33 28 गुणा 2 पैसे, पैसे हैं तो बटे में 100 लगा दो, तो 66.56, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 3x + 7y = 59, 5x - 5y = 35 है, तो x - y का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, पूछ रहा है x - y का मान। इसको देखो x 5 को मना रहा है क्या, तो यहां से x - y का मान कितना आ गया 7। देयर इज नो नीड टू सॉल्व इट। दो समान राशियां, राशि भी दो हैं, दोनों समान हैं। पहली को 6% और दूसरी को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली जाती है। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई। पहली राशि दूसरी की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई। प्रत्येक स्थिति में राशि कितनी है, 1105 है। अमाउंट दोनों का सेम है। मुझे समय नहीं पता, जिसे मान लेते हैं पहले का। अगर मैं बोलूं देखो एसआई रेट 1 बताओ पहले, तो रेट 1 6% है, R1 6% है। टाइम मान लो, पहला टाइम मान लो टी मान लो, तो यहां पर SI1 कितना होगा, SI1 होगा बेटा 6% या 6T मान लो, करेक्ट 100 के हिसाब से, दोनों समान राशि है। दूसरे में अगर मैं बोलूं रेट कितना है बेटा 8% है, 10% है। टाइम T2 कितना है, T2 होगा आपकी बात T + 2, तो यहाँ पर SI2 कितना होगा, SI2 होगा बेटा 10 ब्रैकेट में T + 2। इन दोनों का अमाउंट आपको समान करने को बोला है उसने, समान प्रिंसिपल समान है, और बोला प्रत्येक स्थिति में अमाउंट कितना है बेटा 1105 रुपये आपको दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर मेरे हिसाब से कितना है बेटा, मेरे हिसाब से 100 + 6T हमारा ये अमाउंट हो जाएगा इसका, और यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 100 + 10T + 2, ये आपको बोला गया है,
करेक्ट, सिंप्लीफाई करो उसको तो 100 से 100 कट जाएगा, करेक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है और प्रत्येक स्ट्रीम में अमाउंट भी क्या है, सेम है। तो यहां पर इंटरेस्ट भी सेम हो गया, 10t + 20। लेकिन अब इसने कौन से समय को बोला, पहले राशि दूसरी तुलना में तो समय पहली का डबल है, पहली में ज्यादा है, इसको टी रखो केवल, है ना, ये टी होगा तो 10t हो जाएगा ये, और यहां पर t1 हो जाएगा हमारा t + 2, तो यहां पर हो जाएगा t प्लस, इनको गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, तो 6t + 12 बराबर हमारे पास हो गया 10t, तो 4t बराबर हमारे पास हो जाएगा बेटा 12, तो t का मान आएगा 3, क्या आएगा, t का मान 3। आप चाहो तो चेक कर लो, 6 × 18, नहीं पहले में वहां पर 10 × 30, 6 × 30, ब्याज समान हो गया। अब मुझे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो बताओ ब्याज कितना है पहली राशि में, 6% से 5 साल का 30%, 130, तो 1105 जो है ना वो 130% के बराबर है, काम खत्म, प्रिंसिपल निकाला, 1 जीरो कट गया, 13 से काटा, 13 8 104, 13 5 65, तो 850 रुपये प्रिंसिपल आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो जब दोनों का मूलधन सेम है, मिश्रधन सेम है, तो दोनों में ब्याज सेम मिला होगा। 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है, तो जवाब है अनंत, क्योंकि 5 से 7 के बीच में 5.1, 5.2, 5.10, 5.15 कुछ भी बनाओ आप, मैक्सिमम आप बना सकते हो, डेट्स वाई कोई दिक्कत नहीं है। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 8:5 और 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा इतनी हो जाए, तो दूध की मात्रा आपको इतनी बोली है, परसेंटेज के आधार पर निकालो इसको, तो अगर सिंप्लीफाई आता है तो करो, 13 नाम 117 का 7 कैरी 11, 13 78 और 11, 78 और 11 ये आ गया, ठीक है, +3, तो 900/1300, कितना आ गया, 900/1300 यानी 9/13। अब जिसको याद है तो ठीक है, तो ये 9/13 हो गया, यानी इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो मिश्रण में 9/13 दूध है, तो देखो पहले में दूध कितना है 8 5, टोटल कितना है 13, दूसरे में दूध कितना, दूसरे में रेशियो क्या है 5 और 2 यानी टोटल है 7, और जो नया बनाना है वो है 13 में से 9 हटाया तो 9:4, टोटल 13। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको पूछे ना दो मिश्रणों को मिलाना है तो उनका टोटल वैल्यू भी सेम कर लो, तो सबको 13 सेम कर दो, 7 से गुणा करो, इसको 13 से गुणा करो, इसको 7 से गुणा करो, और पूरा गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा शॉर्ट में करो, 8 7 56 ये आ गया, 13 5 65 इसका आ गया, दूध ले लो सब में से, 7 7 और 9 7 63 ये आ गया, करो माइनस, ये बचेगा 2 और ये बचेगा अपने पास 7, ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें पानी की मात्रा भी रख सकते थे, ये लिखा हुआ है यदि x - x बराबर 0 और x - x बराबर -1 बहुपद के मूल हैं, वो मूल का मतलब शून्यांक है, शून्यांक का मतलब संतुष्ट करेंगे, तो a और b के मान ज्ञात करो। जैसे मैंने x का मान रखा 0, तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 प्लस b बराबर हो गया 0, तो यहां पर b का मान क्या निकला 0, b 0 किस में है, फर्स्ट में है। ऐसे ही आप x का मान एक बार क्या रखो -1, एक ही से पता चल गया वो, तो ये पूछ रहा है इसका हल क्या है, √1.21 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 0.11, पॉइंट ऊपर नीचे सेम है, 2 3 2 और 1 3 खत्म, 11 गुणा 11 से कट गया, 9 का √3। ए और बी प्रत्येक के पास एक निश्चित संख्या में संतरे हैं, कितने हैं मुझे नहीं पता, बोल रहा है ए बी से कहता है यदि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे बचे संतरों के 2 गुना संतरे हो जाएंगे। तो ले लो x के पास, a के पास x संतरे हैं और b के पास y संतरे हैं। अब क्या बोल रहा है, a ने b से कहा, a b से कहता है तुम मुझे 10 संतरे दो, इसके 10 कम हो गए, इसके 10 ज्यादा हो गए, तो x + 10 y - 10, और कंडीशन क्या है, इसके संतरे इससे 2 गुने संतरे हो जाएंगे, तो बराबर 2 गुना ये, तो x + 10 बराबर 2y - 20, सिंपली करो, x - 2y बराबर -30, पहली कंडीशन। आगे बोल रहा है बी उत्तर देता है, बी कहता है ऐसा क्वेश्चन लेवल 2 में पिछली बार भी आया हुआ है, बोल रहा है कि यदि तुम मुझे 10 संतरे दे दो, यानी इसमें 10 इसके पास चले गए, तो मेरे पास तुम्हारे संतरों की संख्या के बराबर संतरे हो जाएंगे, तो यहां पर x - 10 जो होगा वो y + 10 के बराबर हो जाएगा, तो यहां से x - y का मान कितना हो जाएगा बेटा 20। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करो, तो पूछ रहा है a के पास, तो a के पास x है तो y को बराबर कर लो, तो यहां पर 2x - 2y बराबर 40, 2 से गुणा कर लिया, और ऊपर है x - 2y बराबर -30, करो माइनस,
माइनस प्लस प्लस कट गया है तो x का मान कितना आ गया बेटा 70। कितना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 70 इसका सही जवाब है। अगला है एक दुकानदार ने अपना माल अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा, इस प्रकार उसे 17% की हानि हुई। जो भी उसका अंकित मूल्य रहा होगा, यदि उसने अपना माल अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? करेक्ट। अच्छा एक बताओ 17% की हानि हुई तो आपने कितने परसेंट में बेचा? 83% में। तो अंकित मूल्य क्या हो, इसका डबल होना चाहिए एक तरह से। अंकित मूल्य इसका क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। मान लेते हैं, अब मैंने इसको देख के मान लिया, लेट मार्क प्राइस डबल मान लो उसका। मेरी इच्छा हुई, मैंने डबल माना क्योंकि इससे मुझे कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाएगी। तो इसका डबल होगा 166, मैंने मान लिया। तो बेटा आपको बेचना कितने में? इसके आधे में। तो सेलिंग प्राइस क्या रखा? अगर मैंने इसका 166 का हाफ रखा तो 83 में बेचूंगा, और 83 में बेच के मुझे 17% की हानि होगी। तो बेटा सीपी कितना होगा? तो 83 17% हानि 83 के ही बराबर है, तो सीपी आएगा 100 रुपए, और सीपी 100 रहेगा तो 166 में बेचूंगा तो 66% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है, मुझसे पूछ रहा है। बहुलक मतलब ऑप्शन को देखो, जो सबसे ज्यादा बार है वही आपका आंसर है। 15, 1, 2, 3, 4 करेक्ट। 16, 1, 2, 6, 1, 2, 3, 21, 1, 2। तो बताओ सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है? 15। एक लंबवर्ती शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो त्रिज्या ऊंचाई दोनों में बढ़ाई गया, 25% बढ़ाया है, तो आयतन में क्या होता है? त्रिज्या कितनी बार होती है बेटा? 2 बार। तो त्रिज्या 4 से 5 हो गई, 2 बार हो जाएगा, और ऊंचाई भी 4 से 5 हो जाएगी। करेक्ट। तो ये हो गया 64 अनुपात 125। वृद्धि कितनी हो गई? 61 की। किस पर? 64 पर, गुणा 100। तो 100% आंसर नहीं होगा, उससे कम होगा। तो आपको आंसर निकालना है, बाकी गुणा उड़ा कर सकते हैं। 6100 बटा 64। तो मैं एक बोलूंगा 3 कम है, तो सीधा सीधा 300 बटा 64 कर रहा हूं, मेरी कैलकुलेशन है ये। कितनी बार जाएगा? 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। 256 बचेगा 44। 44 का मतलब 440। 440 का मतलब अगर मैं बोलूँ 7 बार नहीं जा रहा, 6 बार जाएगा। तो 4.6 घटाओ 100 में से, घटाएंगे तो आएगा 95.4। 95.4 मतलब 95 वाला आंसर है। लगा लो भाग, यही बचेगा। चलिए, तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन थे हमारे मैथ्स के वो कंप्लीट हुए। ठीक है, मैं आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद।